स्वागत है साथियों। दलित चेतना व आंदोलन के सहयात्री सीरीज में आज हमारे साथ डॉक्टर अनूप श्रमिक हैं। बनारस के रहने वाले डॉक्टर अनूप श्रमिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और दलित मुद्दों को लेकर के पिछले 1.5 दशक से निरंतर कार्य कर रहे हैं। दलितों के साथ होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं पर लगातार हस्तक्षेप करते रहने के कारण डॉक्टर अनूप श्रमिक जो हैं ये बनारस के जिला मॉनिटरिंग कमेटी के भी सदस्य हैं और आज वो हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निरंतर दलितों के साथ अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है, आज हम उसको लेकर के उनसे बातचीत करेंगे और इस बातचीत के साथ साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 1.5 दशक से निरंतर अपने क्षेत्र में दलितों के साथ होने वाले अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर के जो उन्होंने निरंतर हस्तक्षेप किए उनको लेकर के उनका अनुभव क्या रहा। इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे दलित समुदाय के साथ के जो अलग अलग पक्ष हैं उसको लेकर के उनकी तरफ से क्या क्या उन्होंने किया, उसके नतीजे क्या रहे, खास तौर पे आखिर वो कौन सी चुनौतियां थी जिनका उन्होंने सामना किया, उस पर उनकी सफलताएं क्या थी और गतिरोध क्या थे। और इस पूरी प्रक्रिया में आज हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के आज की तारीख में दलितों के हालात क्या और कैसे हैं। तो स्वागत है डॉक्टर अनूप श्रमिक जी। और सबसे पहले अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, किस तरह से आए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके पिताजी एक सरकारी महकमे में एक अच्छी पोजीशन में थे, आपकी माताजी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थी, तो एक तरह से परिवार में कुछ भी उस तरह की चुनौतियां नहीं थी जो एक आम दलित व्यक्ति के सामने होती हैं। फिर भी ये बताइए कि आप पढ़ाई लिखाई के दौरान ये जाति के मुद्दे से आपका पहला अनुभव क्या रहा। सबसे पहले अरुण भाई, जो आप ये सीरीज चला रहे हैं उसमें मुझे आपने मौका दिया बात रखने का, काफ़ी आपको मेरी तरफ से बधाई कि आपने इससे शुरू किया है और शुक्रिया कि आपने मुझे इसमें बुलाया। देखिए, जो ये सवाल है कि आर्थिक रूप से मजबूत होना या माँ बाप का किसी बड़े पद पे होना या एक ठीक ठाक पोजीशन में होना और सामाजिक न्याय, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ठीक उसी तरह जब मैं स्कूलिंग में गया, इंटर कॉलेज में था, तो मैं शुरू से ही स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज में मैं बहुत पार्टिसिपेट किया करता था। तो उसमें मैं एनसीसी कैंप में गया हुआ था वहाँ। तो एनसीसी कैंप के दौरान भी कुछ कॉलेज में और कॉलेज के बाहर, जैसे मेरे एनओ ने कहा एनसीसी कैंप में कि भाई मेरे नेम प्लेट को देख के कि क्या नाम है तुम, क्या अनूप कुमार के आगे क्या लिखते हो। तो मैंने कहा सर बस अनूप कुमार ही है। तो मतलब जाति, फिर जाति क्या है, तो मैंने कहा जाति ये क्या, ओ ये जाति, वो पंडित जी थे। तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, उस पर क्या है। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने मुझे जूता पॉलिश करने का काम दे दिया पूरे बटालियन का कि अनूप ये सब कर डालो तुम। तो मुझे तो बहुत उस समय हल्का काम लगा कि अरे सबको इतना ये काम है, उसको मजबूती का काम, किसी को ड्रिल का, सबको इस तरह मिल रहा है, लेकिन मुझे और एक और साथी था उसको। तो फिर उस साथी ने मुझे बताया कि देखिए इसलिए हम लोग को ये काम दिया है। तो मतलब जाति से पहली बार परिचित आप तब हुए? हाँ, नहीं पहली बार नहीं, वो मेरी लगातार वो भी मोड़ था। उससे पहले जब मैं 9th क्लास में था, मेरे एक साइंस के टीचर ने एक 9th में एक मेरे क्लास के टीचर ने एक बच्चे से झगड़ा होने के बाबत मेरे एक सवाल पूछा, तुम्हारा क्या नाम है, क्यों उसे कुछ लोग उसको गुप्ता जी को कुत्ता जी बोलते थे। तो सभी बोलते थे। फिर उसने मुझसे इस बार झगड़ा किया, फिर उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि सर ये मेरी किताब ये चोरी किया, ये दुनिया भर की चीजें। तो टीचर ने मुझसे पूछा तो क्या नाम है तुम्हारा। तो मैंने कहा अनूप कुमार सर। कहा अच्छा अनूप कुमार, आगे क्या लिखते हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं सर। किस जाति से हो, मैंने बताया जाति। तो उसने एक कहावत कही जो हमारे बनारस कल्चर में वो तो एक तो नीम ऊपर से तितलाव की, ये कहते हुए मुझे दर्जनों थप्पड़ रसीद किया उस टीचर ने। तब मुझे पहली बार 9th में आभास हुआ कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज है। चूंकि दलित कम्युनिटी का व्यक्ति शहरी क्षेत्र में जब उनके माँ बाप आते हैं, नौकरी को लेके आते हैं, तो अच्छे स्कूलों में एडमिशन होने के बाद उस दौर में और मोहल्ले और ऐसे परिवेश होने के बाद आपको नहीं समझ में आता। लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ें बदलती हैं तो वो चीज़ें आपको धीरे धीरे कॉलेज के बाद इंटर कॉलेज ही। मेरी माँ भी खुद टीचर रही है, वो खुद एक ब्राह्मणों के स्कूल में संस्कृत विद्यालय में टीचर रही है, जहाँ वो कभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ करता था, वहाँ गई। मेरी माँ पूरे लाइफ रिटायर होने तक संघर्ष की है
कि ब्राह्मणवाद के वो पहला सेक्शन मेरी माँ का नीचे लगा देते थे, फिर परेशान करने के लिए चौथी मंजिल पे लगाते थे। वो ये लगातार ये क्रम चलता रहता था। और ढेर सारी चीजें, कोई ब्राह्मण टीचर हफ्तों स्कूल ना आए तो उनका अटेंडेंस हो जाए, और अगर मान नहीं जाए तो दूसरे दिन सीएल लग जाए। ये ढेर सारी चीजें, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। लेकिन मुझे जो जाति के आधार में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करने हुआ मेरे साथ, और मैं एज ए दलित ह्यूमन एक्टिविस्ट बना, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए मील का पत्थर था। 2006 की बात है, जब राजीव गांधी फेलोशिप में पीएचडी कर रहा था सोशियोलॉजी में, और राजीव गांधी फेलोशिप मेरी आई थी 2 साल के लिए, रिकमेंड हुई थी। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे परेशान करना शुरू किया कि मुझे इसमें 50,000 रुपए चाहिए। 2 साल का फेलोशिप एक साथ आया था। फिर उसने मुझे उस पैसे को लेके दौड़ाया, और फिर सब कुछ करते करते उसका कंक्लूजन ये रहा कि मैं उसके खिलाफ लिखा पढ़ाई करने लगा। आरटीआई कैसे फाइल करते हैं तो वहां से सीखा, एनएचआरसी में कैसे कंप्लेन करते हैं वहां से सीखा, अनुसूचित जाति आयोग में कैसे कंप्लेन करते हैं। तो मैं रिसर्च के दौरान ही इतना सब कुछ सीखा, और लड़ते लड़ते उसने मेरी पीएचडी कैंसिल कराई। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि दरअसल आपके साथ जो जातिगत भेदभाव हो रहा था, उस जातिगत भेदभाव ने ही आपको एक पूरा दलित मानवाधिकार कार्यकर्ता बनाने में मदद कर। जी हाँ, तो मैं वहां से इतना सब कुछ सीख लिया कि वो मेरी पीएचडी कैंसिल करा दिया सब कुछ। फिर मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से थीसिस सबमिट करवाया, फिर मेरी पीएचडी उसके बाद 3 साल 4 साल बाद अवार्ड हुई। तो उस दौर में वो स्टार्टिंग था मेरा 2006 की, मैं लिखना पढ़ना बोलना शुरू किया, आवाज उठाना। फिर ढेर सारे संगठनों के साथ इसी दौरान मुलाकात हुई, दलित संगठनों के साथ मुलाकात हुई। फिर ये कारवां फिर बढ़ता गया, फिर इसमें दलित मुद्दों पे, और फिर चेतना बढ़ी, कुछ और रेफरेंस देखा, और फिर तब से आज तक फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर काम करते ही रहे। अनूप भाई, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी पहल कदमी में रहे जी। और आप फिलिस्तीन गए थे, गाजा लाइन ऑफ गाजा के वहाँ में का जो अभियान चला था फिलिस्तीनियों के समर्थन में, जी, उसको लेकर के कुछ बताइए। 2010 की घटना है। 2010 में एक साथी हैं फिरोज भाई, वो महाराष्ट्र से, उन्होंने उनके संपर्क में था, तो उन्होंने बोला कि एक एशिया का हम एक कैंपेन चला रहे हैं जो फलस्तीन की आज़ादी को लेकर। लगभग उसमें 16-17 कंट्रीज के लोग ने पार्टिसिपेट किया था। भारत से हम 40-50 लोग 2010 में यात्रा की नवंबर में, और वो बड़ा एक्सपोजर था मुझे भी इंटरनेशनल मूवमेंट का समझने का, और इस तरीके का वो बड़ा एक्सपोजर रहा। तो यात्रा पाकिस्तान से फिर इंडिया में वो हम पूरा बस से गए, जगह जगह जाके मुद्दों को रखे, बातचीत किए। फिर लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर इंडिया आके फिर ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, इस करते हुए हम लोग गाजा पट्टी में 1 सप्ताह रुके। वहाँ पे इजराइल बॉर्डर पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और मिस्र में जाके प्रोटेस्ट किया। तो एक चीज बताइए कि कहाँ तो आप एक मध्यवर्गीय परिवार के निकले व्यक्ति, और शिक्षा आपके घर के बिल्कुल केंद्र में रहा, आपके पूरे परिवार में सभी लोग बहुत उच्च शिक्षित हैं। वहाँ से निकल करके एक मध्यवर्गीय परिवार में सोच रहती है कि एक बेहतर शिक्षा हासिल करके आप जो हैं वो एक बेहतर नौकरी की तरफ भागे। तो आपकी कामोवेश वही यात्रा थी जी। लेकिन पीएचडी की पढ़ाई के दौरान, पीएचडी के रिसर्च के दौरान जो आपके साथ जातिगत भेदभाव हुआ, उसने आपको सामाजिक कार्यकर्ता बना दिया जी। तो ये बताइए कि ये सामाजिक कार्यकर्ता में भी आपने अपना पूरा का पूरा केंद्र रखा दलित को। आज के समय में उत्तर प्रदेश में दलितों की स्थिति पर क्या कहेंगे? आज से 10 साल पहले और आज के संदर्भ में क्या कुछ परिवर्तन दिखता है आपको? अगर पिछले 10 साल का हम सिनारियो देखें तो खास तौर पे हमारे प्रदेश में नो डाउट तथाकथित बहुजनों की सरकार रही, लेकिन जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी वो स्थिर हो गई। क्योंकि मेरा मानना है कि मानवर साहब के आने के बाद राजनीतिक चेतना तो आई, लेकिन जो सामाजिक आंदोलन का पहलू था, हमारे जो सामाजिक न्याय का पहलू था, जो दलित सबका एकजुटता का जो प्रश्न था, जो उनके रोटी बेटी के रिश्ते का जो प्रश्न था, और जो हमारे बहुजन नायक थे उनके बारे में गांव-गांव जाके एक दौर था जब रविदासी विचारधारा को लेके गांव-गांव बैठ के होती थी, और कबीर पंथियों का गांव-गांव जाके ये कैंपेन चलता था, अवेयरनेस चलता था, लोगों के बीच में ये सब चीजें बैठती थी, बाबा साहब की आइडियोलॉजी चलती थी।
वो हम लोगों ने देखा कि पिछले 2 दशकों से वो धीरे धीरे वो गायब हो गया है। नहीं, लेकिन से बिल्कुल ठीक, यदि आप इस 2 दशकों में देखें तो दलित मानवाधिकार का जो एक पूरा परिप्रेक्ष्य पैदा हुआ और दलितों के मानवाधिकारों को लेकर के एक जो मुद्दा बना, तो जहाँ पे जो विचारधारा के स्तर पे लड़ाई थी, तमाम दलित महापुरुषों को लेकर के जो गांव में अभियान चलते थे, अम्बेडकर को लेके, रैदास को लेकर के, फूले को लेके, पेरियार को लेकर के, अगर जैसा आपके हिसाब से वो कम हुए, तो लेकिन ठीक उसी समय ये देखने में आया कि पिछले 2 दशक में दलित सामाजिक कार्यकर्ता जो थे वो बहुत सारे नए तरह की चीजों से लामबंद हुए। जैसे SC/ST एक्ट को लेकर के पहले बातचीत बहुत होती थी, लेकिन कमोबेश SC/ST के तहत जो मुकदमे दर्ज होते थे वो कोर्ट में जाके फेल हो जाते थे। लेकिन दलित सामाजिक संगठनों ने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी तरह से SC/ST एक्ट के प्रति बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग्स वगैरह दी, उससे और इस तरह से तमाम दलित एक्टिविस्टों की जो पूरी क्षमता वर्धन कर दी, उसके कारण जो दलितों का अपने अधिकारों के प्रति जो एक जागरूकता पैदा होनी चाहिए, आप उस पर क्या कहेंगे? अरुण भाई, जो SC/ST एक्ट का जो सवाल जो आप बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ढेर सारे एक्टिविस्टों को तैयार किया और ढेर सारे, नो डाउट हम लोगों ने ढेर सारे एक्टिविस्टों को तैयार किया, लेकिन पिछले 10 सालों की जो आप बात कर रहे हैं, खासतौर पे जब सपा की सरकार फिर आती है 2012 में, 12 से 17 और 17 से अभी जो फिर बीजेपी की सरकार पिछले 4.5 साल में है, आपको बताऊं कि थानों में 80% यानी 10 में से 8 केसेस रजिस्टर्ड नहीं होते। और जब थानों में आप 10 में से 8 केस रजिस्टर्ड नहीं होते और जो 2 होते हैं उसमें भी एक लंबा चीज है, वो धाराएं कमजोर लगाते हैं, इस तरह से होते हैं, तो वो पूरा इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता और न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा कि चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, खासतौर से योगी सरकार आने के बाद, तो जो थानों में थानेदारी है वो 70 से 80% एक खास तबके के सो कॉल्ड जो उच्च वर्ग के थानेदार व्यक्ति हैं वो उनको जिम्मेदारी दे दी गई, 70 से 80%। और जब थानों पे 70 से 80% थानेदारी ब्राह्मण या उच्च ठाकुर या ऐसे वर्ग को दिया जाएगा। आपका कहना यह है कि जो कि इसके पहले की सरकारों का एक समावेशी चरित्र रहता था जिसका फायदा दलितों को मिलता था। बिल्कुल, सपा बसपा के दौर में कुछ भी होता था तो कम से कम थानों पे इतनी बैलेंस तो होती थी ना कि उसमें दलितों की भी भागीदारी हो, उसमें पिछड़ों की भी भागीदारी हो, उसमें सामान्य की भागीदारी हो, वो सबको लेके चलने की कोशिश करते थे और तब कुछ सुनवाई होती भी थी। लेकिन अब जब थानों पे ही इनकी गोलबंदी ज्यादा होगी, खास जाति गोलबंदी ज्यादा होगी, तो मुझे नहीं लगता कि दलितों को न्याय मिल पाएगा। मैं फिर आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि SC/ST एक्ट 1989 में बहुत तरह की कमियां देखी गई और तकरीबन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं लगभग 8-10 वर्षों तक निरंतर एक प्रक्रिया भी चली कि SC/ST एक्ट का एक पक्ष तो ये था कि तमाम दलित कार्यकर्ताओं को SC/ST एक्ट की बेहतरीन जानकारी दी गई, उनको उसमें निपुण किया गया, केसों को कैसे दर्ज होते हैं ये पूरी प्रक्रिया भी उनको सिखाई गई, केसों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है ये भी प्रक्रिया हुई। लेकिन जो चीज हुई कि उस पूरी प्रक्रिया में तमाम दलित संगठनों ने ये पाया कि SC/ST एक्ट में तमाम इस तरह की चीजें हैं जिसके कारण से SC/ST एक्ट को विधिवत या उचित ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के एक बड़ा अभियान चला और उसके बाद उसमें जितनी कमियां थी SC/ST एक्ट को मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीजें उसमें नहीं जोड़ी गई और 2015 में एक संशोधित SC/ST एक्ट आया, इम्प्लीमेंट हुआ। अब सवाल यह है, पार्लियामेंट ने पास किया और उसको लागू किया गया। बड़ी बात यह है कि ये बात 2015 में हुई, इसका मतलब जो बीजेपी की केंद्र में सरकार थी उसके समय में ये लागू हुआ, जिससे एक अंदाज लगाया जा रहा था और ये दावा भी भरा जा रहा था कि अब SC/ST एक्ट के और बेहतर नतीजे आएंगे। तो क्या आपको लगता है ये बेहतर नतीजे कहीं पे उत्तर प्रदेश में दिखने को नहीं मिले? देखिए अरुण भाई, मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं, ये जो सरकार है ना, ये अधिकतर से अधिकतर जो योजनाएं या चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कानून के रूप में बदल रहे हैं, ये इनके नहीं थे।
ये कांग्रेस रिजीम में ही चीजें चलती आई थी, ये तत्काल बदलते हुए, क्योंकि कानून बदलना और उसको संशोधन करवाना, फिर उसका लोगों से एक राय लेना एक लंबा समय लगता है। जैसे शिक्षा का आंदोलन, ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है, इसमें एक लंबा प्रोसेस था। वैसे ही कानूनों की समीक्षा करना, फिर उसका इम्प्लीमेंट करवाना, उसको एक गैप चाहिए होता है। और ये जो 2015 में लेके आए और उन्होंने संशोधन के साथ किया, चाहे वो देवदासियों को लेके हो, चाहे मुंह में मैला डाल देने को लेके हो, जूता की माला पहनाने को लेके हो, ढेर सारी जो इम्प्लीमेंट 2015 में हुए, तो वो समीक्षा के बाद होती है। ढेर सारी समीक्षा हो, जो कानून के जानकार हो उनके साथ बैठ के बात होता है। तो ये कांग्रेस ने पूरा चीज तैयार उसके दौर में तैयार, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 2015 में जो SC/ST एक्ट आया, मूलतः इसकी पूरी प्रक्रिया जी जब UPA 2 था जी उसी समय पूरी हो गई थी जी। नतीजा क्या हुआ कि जब नई सरकार आई तो उसने आते साथ उसको लागू कर दिया। तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, उन्होंने उसको बाकायदे लागू किया। क्या इस कानून के जमीनी कोई प्रभाव दिखे कि अब ये कानून आ गया है? जैसे पहले इसमें ये था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है, अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना था, उस पर सजा थी। लेकिन उसमें क्या था, जब तक उस धारा का जिक्र ना किया जाए और जो सरकारी कर्मचारी है उसकी जिम्मेदारी तय ना की जाए, जब तक ये निश्चित ना हो तब तक ये सजा नहीं होती थी। नतीजा ये रहा कि 1989 में वो कानून बना, 1995 में वो लागू हुआ। 1995 में लागू होने के बाद तकरीबन 2015 तक ये लगभग जो 15-20 वर्ष तक एक गैप ऐसा रहा जब ये कानून इस तरह से चला। उसके बाद इसको बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई, है नहीं? तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इन 2 दशक के दौरान किसी भी सरकारी कर्मचारी को SC/ST एक्ट के तहत अपनी जिम्मेदारी को ना निभाने के लिए या गैर जिम्मेदारी निभाने के लिए या उसके प्रति, दलितों के प्रति एक खराब भावनाओं के चलते केस को तोड़ने मरोड़ने के का काम करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ, किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि SC/ST एक्ट में 2015 में जो परिवर्तन हुए उसमें ये माना गया कि ये बाय डिफॉल्ट मतलब स्वतः लागू होगा। लेकिन 2015 में लागू होने के बाद अब तक क्या आपने ऐसा कोई केस देखा हो जिसमें सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी को ना निभाने या गैर जिम्मेदारी से निभाने के लिए SC/ST एक्ट के तहत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की कोई प्रक्रिया हुई हो? सजा हुई या नहीं वो अलग बात है। अरुण भाई, 2015 के बाद जो ये बोल रहे हैं पिछले 6 सालों में, निश्चित रूप से मैंने यूपी में ऐसे बहुत कोई अपवाद स्वरूप भले ही देखा कि उनके ऊपर कार्रवाई के लिए दिया गया हो, अन्यथा नहीं देखा। आप भी बनारस के जो SC/ST विजिलेंस कमेटी है, आप भी उसके सदस्य हैं जी, उस पे आपके क्या अनुभव है? मैं उसी पे आपसे चर्चा कर रहा था कि देखिए जो गाइडलाइन में जो लिखा है कि हर जिले में DM की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी और उसका सचिव समाज कल्याण अधिकारी होगा और 16 सदस्यीय टीम होगी। 16 सदस्यीय टीम में 4 गस्टेड अफसर होंगे जो दलित समाज के हों, उसके अलावा MP होंगे, MLA होंगे और सामाजिक संगठनों के लोग होंगे। तो ये मिला के 16 सदस्यीय कमेटी होती है। और लेकिन जो कमेटी पूरा अरुण भाई मैं बताऊं कि ये कोरम पूरा कर रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को बता रहा हूँ, केवल कोरम पूरा करती है। DM साहब आते हैं, उसके साथ और 2 कमेटियां बैठ जाती हैं, वो पूछते हैं हाँ भाई आप बताइए क्या हुआ, क्या पारित हुआ। जैसे मैं मांग कर रहा हूं पिछले 5 सालों से कि जिले के हर थाने के बाहर SC/ST PO एक्ट की गाइडलाइन दी जाए। थाना, CO ऑफिस और उसके नीचे जो सदस्य हैं उन सदस्यों को फोन नंबर दिया जाए, ताकि जब पीड़ित जाता है तो वो आप देखेंगे 90% FIR में देखेंगे कि एक धारा लगा देते हैं सेक्शन 3110, आजकल उसको सेक्शन 31 ध के टाइप का वो लगा रहे हैं, जिसमें एक मामूली सी होता है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, उत्पीड़न किया, दैट्स इट। लेकिन और भी जैसे घर जला दिया आपने लगाया नहीं, किसी महिला के साथ यौनिक हिंसा हुआ आपने लगाया नहीं, ऐसे तमाम किसी जमीन पे कब्जा कर लिया आपने लगाया नहीं। तो जब आप ये ढेर सारे नहीं लगाएंगे और बिल्कुल एक छोटा सा धारा लगा देंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे में जो पीड़ित पक्ष है वो उसके
ठोस न्याय नहीं मिल पाता है। ये मेरा मानना है इसमें। अच्छा अनूप जी, आप तो पूरे उत्तर भारत में अपने काम के दौरान रहे। अनूप भाई जो हैं ये दलित फाउंडेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के में भी रह चुके हैं और उसमें रहते हुए पूरे उत्तर भारत में लगातार बहुत सुदूर गांवों में जा करके दलितों की स्थिति का इन्होंने अध्ययन किया है और इन्होंने बड़ी तादाद में वहाँ से कार्यकर्ताओं को निकाल करके उनको तमाम तरह की कार्यशालाओं के माध्यम से ट्रेनिंग दी है। ये बताइए कि आखिर दलित कार्यकर्ताओं की मुख्य चुनौती क्या होती है? मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं भी चर्चा जो हम आप कर रहे थे कि वो कमेटियों का, तो इसी तरह हम लोग जो मुझे जिम्मेदारी मिली थी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के मैं काम कर रहा था, तो हम लोग का बेसिकली फोकस काम था जो दलित हैं, जो महिलाएं हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो मोस्ट बैकवर्ड हैं, ऐसे हम ग्रास रूट के एक्टिविस्टों को तैयार करें, उनको ट्रेनिंग दें कि उनको जेंडर की समझदारी आए, उनको एफआईआर कैसे दर्ज करते हैं उसकी समझदारी आए, आरटीआई कैसे फॉलो अप करते हैं उसकी समझदारी आए, लैंड को लेके कहाँ क्या लिखना है, कैसे उनको कब्जा दिलाना है गरीबों को। ऐसे लोगों को हम चयनित करते थे जो थोड़े पोटेंशियल एक्टिविस्ट हैं, जिसे लगता था कि इनके अंदर पैशन है समाज को लेकर करने का, तो उनको छोटे फेलोशिप से मदद देके और उनको बराबर ट्रेनिंग देके एक साल का एम और ऑब्जेक्ट तय करना कि आपको ये करना है। वो तो मुझे अंदाज है कि लगभग 1400 के आसपास आप लोगों ने एक्टिविस्ट पूरे देश भर में तैयार किए थे और उसका बहुत अच्छा नतीजा भी लोगों के पास रहा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों के ये जो ग्रास रूट के तमाम एक्टिविस्ट थे हैं, आज जिस तरह से दिख रहा है उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह दलितों के साथ तमाम तरह के अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई और उसमें भी एक जो नया चीज मैं देख रहा हूं और इस पे आपकी राय जानना चाहूंगा। इस समय दलितों के साथ जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं उसमें बर्बरता का लेवल कई गुना बढ़ गया है। दूसरी एक जो चीज देखने में आ रही है वो ये है दलित बच्चियों को के साथ बुरा काम होना कई गुना बढ़ गया, उनके साथ उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाएं बहुत हो गई। तीसरा एक जो चीज दिख रही है कि अब इसमें कोई इंडिविजुअल, कोई एक या दो लोग नहीं होते हैं, इसको सामूहिकता में बड़े लेवल में किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सामूहिकता में किया जा रहा है, पूरी बर्बरता से किया जा रहा है और दलित बच्चियों के साथ को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। ये सब पूरे समाज के बीच में हो रहा, आखिर क्या बात है? जो पूरा व्यापक समाज है उसकी चुप्पी इसमें क्यों है? क्योंकि ये बर्बरता तो उनके समाज के अंदर हो रही है। अरुण भाई देखिए, दो चीज है इसमें, इस प्रश्न को मैं थोड़ा समय लूंगा आपको पूरा देने में। दो चीज है जो बर्बरता बिल्कुल स्ट्रीम पे आई है इस दौर में, दलितों पे और महिलाओं पे और सर्व समाज की भी महिलाओं पे। तो देखिए, मैं बिल्कुल फोकस होकर मैं पहले बोलूंगा कि कोई भी कानून तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक हम बुनियादी पहल ना शुरू करें। वो बुनियादी पहल जैसे दहेज उत्पीड़न हुआ, बलात्कार हुआ, SC एक्ट हुआ, अगर हम उसकी बुनियादी पहल, उसकी बुनियादी शिक्षा स्कूलों तक नहीं पहुंचाएंगे, वो मानसिकता को हम नहीं ला पाएंगे, तो एक बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन अब इस सवाल में मैं जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, अरुण भाई, ये देश जो है, ये देश में जो एक वैचारिकी है, जो जाति व्यवस्था की वैचारिकी है, जिसको बोलते हैं कि वर्ण व्यवस्था भी जिंदा है, तो एक क्लास था। अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं पिछले 30 दशक में, खासतौर से 90 के बाद, जब सो कॉल्ड दलितों और पिछड़ों की सरकार क्रमबद्ध आती गई जाती गई, लगभग 6-7 बार ऐसा हुआ कि आई, तो ये जो माइंडसेट अंदर था अपर कास्ट की जो ब्राह्मणवादी माइंडसेट थी कि यार एक दौर था कि हम राजा हुआ करते थे, अब इन दलित पिछड़ों की सरकार है, इनके मुखिया हैं, तो इनके अंदर एक कुंठा था। वो कुंठा इनके अंदर भरी हुई थी, पिछले 4 दशकों से भर के धीरे धीरे चलती आ रही थी। वो कुंठा इनका जब 2014 में मोदी की सरकार आई, तो ये कुंठा उनका मौखिक रूप से बाहर आने लगा। ये अब तो हिंदुत्व की सरकार आ गई, इसकी सरकार आ गई, अब दलितों पिछड़ों के साथ ये होने लगा। हिंदुत्व की सरकार कहेंगे या आप ये मानेंगे कि
उच्च जाति वर्ग की सरकार आ गई। तो सत्यता तो यही था कि उसके आड़ में कि उच्च वर्ग की सरकार आ गई और उच्च वर्ग में भी सामंती मिजाज की सरकार आ गई, जिनके अंदर कुंठा भरा हुआ था। तो वो कुंठा उनके अंदर भरा हुआ था, वो बोलना शुरू किए, फिर वो मौखिक रूप से गाली गलौज देना शुरू किए। मैं एक मिनट लूंगा अरुण भाई। लेकिन जब 2017 में योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाती है, तब उनके अंदर जो अंदर एक कुंठा भरा हुआ था, जो एक मवाज की तरह भरा हुआ, तो फट के उनके अंदर से बाहर निकलने लगा और वो ही शोषण का बिल्कुल रूप ले लिया। लेकिन खोल के हम हिंसा करेंगे। जी, इस पे आपसे मुझे एक चीज पे और फिर स्पष्टता जाननी होगी कि आपकी इस बात से सहमति रखते हुए कि एक लंबा दौर ऐसा रहा, सामाजिक न्याय की ताकतें बहुत मजबूत थीं और उन्होंने इस प्रदेश में राज भी किया, सरकारें चलाई और स्थिति कुछ बेहतर थी, ये कह सकते हैं। अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी स्थितियों से निकल जा रहे थे। और योगी जी की सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई, उसके बाद जो पूरा दमन और अत्याचार दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर हुआ, ये आज भी बदस्तूर जारी है। यदि जो लोग निरंतर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, वो लोग बताते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी अत्याचार उत्पीड़न की घटनाओं में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। बावजूद सरकार के अपने दावे हैं। हम ये जानना चाहते हैं, आपकी जो बात आपने कही कि ये उच्च जाति वर्ग, लेकिन यदि आप ये देखिए, जब आप इस बात से सहमति देते हैं कि दलितों के ऊपर सामूहिकता में अत्याचार बढ़ा है, ये जब सामूहिकता का अत्याचार है तो इसका मतलब तो साफ साफ ये भी है कि जो शासन व्यवस्था है, कहीं नहीं कहीं शासन व्यवस्था इस प्रकार के कृत्य करने वालों के सपोर्टिंग रोल में। जी हाँ जी। लेकिन ये जो लोग लगातार हमलावर हैं, इसमें सिर्फ उच्च जाति वर्ग के लोग नहीं हैं, इसमें तो एक बड़ी तादाद में अब पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं, जो इसी बीजेपी के सपोर्टर हैं। यदि जो लोग ऐसा करते हैं, आप उनमें बड़ी तादाद में देखिए, उसमें पिछड़े वर्ग के भी बहुत सारे लोग हैं। तो आखिर क्या कारण है कि अपने ही शोषकों के पक्ष में खड़े होकर के ये लोग ऐसा करते हैं? ढेर सारे जो बैकवर्ड्स का, जैसे कि 90 के दशक का जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन हुआ और गठबंधन टूटा, तो वो जो फिर दोनों में पक्ष में लड़ाइयाँ शुरू हुई। मैं तो 2009 से मेंबर हूँ, आपको बताऊँ अरुण भाई, 2009 से अब 12 साल हो गए SC विजिलेंस कमेटी का। तो मैं देखा कि जो घटनाएं होती हैं उसमें 30% ही फॉरवर्डों का हाथ रहा करता था, बाकी 70% बैकवर्ड वर्सेस दलित होते थे, और उसमें से भी 50% यादव थे। यादव 90 के दशक में एक रिश्ता था, दलितों और बहुजनों का अच्छा रिश्ता था, तब इतना टसन नहीं था। वो टसन दो राजनीतिक पार्टियों के चलते जो बढ़ा, वो एक आम समाज में गया, वो एक आम समाज में जो सामाजिक रिश्ते थे वो टूटा और बिखरा हुआ। और सबसे ज्यादा उस समय, उस दौर में बता रहा हूँ, जो बढ़ा खासतौर से पिछले 10 सालों में यादव वर्सेस दलितों का जो लड़ाई बढ़ी, उसमें मेरा मानना है कि वो राजनीतिक नहीं, ये माना जा सकता है कि 2012 से 17 तक सपा की सरकार थी, जिसका जो कोर वोटर है या कोर सपोर्टर जो है वो यादव थे, इस कारण से ज्यादा था। लेकिन इस स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, उत्पीड़न अत्याचार बढ़े हैं, लेकिन ये जो आप कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, इसमें बड़ा बदलाव तो नहीं दिख रहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक फैक्टर वो भी था कि क्यों यादव ही दलितों के ऊपर हमला कर रहा था। तो वो जो 97 की घटना, उधर उस दौर की घटना थी, उसके बाद एक बिखराव हुआ और एक सामाजिक जो रिश्ता था वो ब्रेक हुआ। उसके अलावा आपको बताऊं कि बीजेपी, खासतौर से उनकी RSS विंग, पिछले 3 दशकों से उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में एक शिव चर्चा का अपना ट्रेड शुरू किया है। और उस शिव चर्चा में कभी आप जाइएगा तो देखिएगा कि उसमें धार्मिक परिप्रेक्ष्य तो कम होता है, कट्टरपंथ जो चीजें हैं, रूढ़िवादिता है, उसमें मजबूती से और आगे बढ़ा रहा है। जब ऐसे विचारधारा और ऐसे चीज और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये भी एक बहुत मजबूत आधार है कि ये बीच दलितों और पिछड़ों के बीच में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ठीक है, एक पर्टिकुलर राजनीतिक संगठन कर रहा है, वो ठीक है। लेकिन
बाकियों को भी तो इस्तेमाल करने के लिए किसी ने सोशल मीडिया के लिए रोका नहीं है। आखिर क्या कारण था कि आपने बाकी लोग जो लोग थे, बाकी विपक्ष है, हाँ। सामाजिक संगठन है, हाँ। वो लोग इस पूरे का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब विपक्ष उत्तर प्रदेश में है कौन देखा जाए? अगर देखा जाए बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहती, ट्विटर तक सीमित रहती हैं। भाई बहुजन आंदोलन तो आपको सड़कों पे उतर के करना पड़ेगा ना। जब आप अपने कैडर के बीच ये संदेश लेके नहीं आएंगी, बहुजन न्याय का संदेश नहीं लेके आएंगी, आपसे पूछे बिना वो धरने पे नहीं उतर सकते, तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? अनूप जी, हाँ, मैं आपसे एक बात जानना हाँ। चाहता हूँ कि ठीक है, वो एक पक्ष हाँ। है जो अपना महत्व रखता है जी। लेकिन सवाल यह है कि एक वही नहीं है, अब बाकी भी राजनीतिक पार्टियों की स्थिति यही है। बिल्कुल मैं एग्री हूं, लेकिन जो अपने आप को बहुजनों के नेता मानते हैं, ऐसे संगठनों की जिम्मेदारी है। और उसमें केवल वही नहीं, बसपा नहीं, सपा का भी हो जाता है, और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, बीजेपी ने उनको बिल्कुल पालतू टाइप का बना के रखा। उसके बाद वो पार्टी छोड़ने के बाद अब वो सारा चीज वो बोलते हैं कि देखो दलितों पर इतना हिंसा है, पिछड़ों पर इतना हिंसा है। तो मेरा मानना है अरुण भाई, ये जो बीच में गैप आया है और ये जो हिंसा बढ़ी है, कारण ये है कि हम उत्तर प्रदेश तो राजनीतिक आंदोलन में बहुत सक्सेस रहा, बहुजन राजनीतिक आंदोलन में, लेकिन सामाजिक आंदोलन में हम बहुत पीछे थे और आज भी पीछे हैं। और ये उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि हमारे ऊपर हिंसा बढ़ा है ना। तो हमारे पास आप कहना ये चाह रहे हैं मान्यवर कांशीराम जी ने जो एक सामाजिक आंदोलन खड़ा किया जी। था और जो एक राजनीतिक चेतना पैदा की हाँ। थी, वो राजनीतिक चेतना तो आज बरकरार रही, हाँ। लेकिन जो सामाजिक आंदोलन उसके साथ चलना था, चलना था, जी। वो नहीं चल हाँ, पाया। देखिए क्या है ना कि देखिए अगर हमें दलितों को, अति पिछड़ों को, महिलाओं को कोई बदलाव, सामाजिक रूप से बदलाव लाना होगा, तो पॉलिटिकली बदलाव एक पहिए से नहीं हो सकता। सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन 50-50% पार्ट है। अगर हम दोनों को साथ पैदल लेके नहीं चलेंगे तो धराशायी हो जाएगा। एक सवाल और जानना जी, चाहता हूँ, आप लंबे समय तक सामाजिक गतिविधियों से आगे बढ़ते रहे जी। और आज आप नए सिरे से अब राजनीतिक गतिविधियों की तरफ भी आपने कदम बढ़ाया जी। आप एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं स्वतंत्र प्रत्याशी के बतौर। जी। क्या अब आपको ये लग रहा है कि सामाजिक आंदोलन के साथ साथ आपको राजनीतिक आंदोलन पे भी एक मजबूत हस्तक्षेप करना होगा? और आखिर ऐसा सोचने के पीछे आप कैसे सोच रहे हैं? जैसे आप बनारस की एक खास कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपने चुना हुआ है, आप निरंतर वहां काम कर रहे हैं जी। तो आपका उसका अनुभव क्या है? अरुण भाई देखिए, जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेके, तो मैंने जैसे बोला कि मानवर साहब जब 1980 में उत्तर प्रदेश की ओर मुख करते हैं और इधर की ओर अपनी राजनीतिक लड़ाई को शुरू करते हैं, 90 तक आते आते वो सत्ता में आते हैं और एक राजनीतिक मजबूती प्रदेश के दलितों को देते हैं। लेकिन वहीं पैरेलल अगर हम सामाजिक न्याय के पक्ष को भी आगे बढ़ाते रहते, तो आज भारत में, उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत में हम एक मजबूत स्थिति में खड़े होते, लेकिन वो हो नहीं पाया जो सामाजिक चेतना का है। तो मेरा मानना है कि सामाजिक आंदोलन के पार्ट को हमें मजबूत करना होगा और खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल का पार्ट है, जो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, यहाँ के जमीन के सवाल पे सबसे ज्यादा दलितों की आबादी पूर्वांचल एरिया में है, उनके जमीन के सवाल पे 20% भी हिस्सेदारी उनके पास नहीं आ पाती आबादी के अनुसार। उत्पीड़न में सबसे ज्यादा आगे ये इलाका है और राजनीतिक रूप से भी कोई एक लीडर नहीं दिख रहा है, सामाजिक रूप से भी कोई एक लीडर नहीं दिख रहा है जो रोज होते सैकड़ों उत्पीड़नों में लगभग 3 दशक के अगर पूरी स्थितियों का आंकलन करें तो सामाजिक आंदोलन ने, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र पे हो, श्रम के क्षेत्र पे हो, कि खेत किसान के मामले हो, एक जो चीज देखी वो ये रहा कि पहले सामाजिक आंदोलनों ने निरंतर राजनीतिक आंदोलन का दिशा और उनका एजेंडा, इन दोनों पे बड़ा मजबूत हस्तक्षेप भी किया और उसको आगे बढ़ाने का भी काम किया।
चाहे आप राइट टू एजुकेशन हो या तमाम जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट हो, तमाम सारे कानून इसी प्रक्रिया में आए। आपको क्या लगता है ये राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक आंदोलन के बीच में कोई बड़ा फासला आ गया है या ये दोनों ही शांत बैठ गए हैं? और देखिए, जो बहुजनों का जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो दलित और पिछड़ों के नेतृत्व में जो राजनीति चल रही है, उनको लगता है कि हम अपनी सत्ता पा लिए हैं या हमारे पास सत्ता आ गई है, आ जाएगी तो हम बहुत बड़ा बदलाव कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम साथ में नहीं लड़ेंगे, और साथ में का मतलब ये है कि जब आपके पास, जैसा आपने कहा ना कि पहले एक बड़ा रोल प्ले करता था सामाजिक आंदोलन राजनीतिक मुद्दों को लेके, लेकिन आज के तौर पे जो बहुजनों के नेता हैं, 99% नहीं तो 90% ऐसे लीडर मिलेंगे जो अपनी लड़ाई सोशल मीडिया पे लड़ना चाहते हैं, जो अपनी लड़ाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ना चाहते हैं, ट्विटर पर लड़ना चाहते क्या हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि एक बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा हो सकता है जो पूरी राजनीतिक दिशा को प्रभावित करे? अगर नहीं हो सकता तो उसको मजबूरन करना पड़ेगा। ये हालात देख के आज के जो हिंसा बढ़ रहा है दलितों पे, मैं रोज देखता हूँ, मेरे पास 4-5 फोन आते हैं कि आज फलाने जिले में, आज बनारस में, तो आज गाजीपुर में, आज आजमगढ़ में ये हो गया, आज वो पीट दिया, भैया इसमें क्या करें, इसमें सर क्या किया जाए, कैसे क्या किया। तो ये जो लगातार जो हिंसा बढ़ रहा है, एक दमन बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि एक सामूहिक जो आंदोलनों से जुड़े लोग हैं। अनुप जी, आपने भी एक आंदोलन शुरू किया, आपने पूर्वांचल बहुजन मोर्चा बनाया जी। और उसके माध्यम से आप पूर्वांचल के तमाम जिलों में जो दलितों के साथ अत्याचार उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, आपने उसमें भी हस्तक्षेप किया जी। तो अभी आप अपने पूरे पूर्वांचल बहुजन मोर्चा को के बारे में क्या सोचते हैं और उसको कहाँ तक ले जाने की तैयारी में? अरुण भाई, ये जो हम लोगों ने शुरुआत किया है पूर्वांचल बहुजन मोर्चा, मैं आपसे पहले भी बोला कि जो पूर्वांचल के जिले हैं बहुत पिछड़ा, बिल्कुल शांत, उनके ऊपर ना कोई सरकार की नजर है, ना लोकल पॉलिटिशियंस का, ना शासन प्रशासन बहुत बेहतर कर पाता है। पूर्वांचल बहुजन मोर्चा को शुरू करने का पीछे का मेरा लक्ष्य है कि उसके पीछे जो हमारे फोर्सेज होंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा करिकुलम रखेंगे, जैसे कि हमारे जो सांस्कृतिक पहलू के पक्ष हैं वो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। कोई पॉलिटिकल, जैसे बसपा हो, चाहे इस तरह के कुछ बहुजन दिशा में चलने वाले फोर्सेस हो, वो इस प्रश्न को, हमारे सांस्कृतिक पक्ष को, हमारे रिनाउंस, हमारे जो बहुजन के लोग हैं, इनके बारे में गांव-गांव जाके मुद्दे नहीं रख पाते। दूसरा, पूर्वांचल बहुजन मोर्चा कुछ एडवोकेट्स की लॉबी तैयार करना चाहता है कि उत्पीड़नों में वो साथ में खड़ा हो। हम सांस्कृतिक आंदोलन चाहते हैं, जो हमारे सांस्कृतिक आंदोलन के जो चीजें थी उसको हम गांव-गांव कैसे पहुंचाएं, कैसे हम टीम खड़ा कर पाए, और ढेर सारे सवाल है उसके साथ। जब तक अपना खुद का चैनल नेटवर्क नहीं शुरू कर पाते हैं, तब तक कोई बड़ा आंदोलन हम इस तरह से बढ़ा नहीं पाएंगे जी। साहित्य, कला जी, रंगमंच जी, ये सब जो क्षेत्र है, इस पे पिछले यदि 2-2.5 दशक को देखा जाए तो दलित वर्ग के तमाम बेहतरीन साहित्यकार सामने आए हैं जी। उनकी बहुत सारे कलाकार अलग अलग क्षेत्र से आए हैं जी। और अभी ये साफ साफ दिख रहा है कि वो जाति के मुद्दे को लेकर के बड़ा हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। जबकि यदि आप 90 के दशक को देखें, जब मानवर कांशीराम जी ने एक पूरा आंदोलन खड़ा किया जी, और उस समय ये पूरा जो दलित साहित्य चेतना जो थी उस समय नहीं थी जी। और पिछले 2-2.5 दशकों में एक बड़ी दलित साहित्य चेतना पैदा हुई। बहुत सारे दलित लेखक निकल के आए, कवि निकल के आए, नाटककार निकल के आए, रंगमंच में भी ये सारा हुआ। आखिर इन सब का इस्तेमाल दलित सामाजिक आंदोलन में क्यों नहीं हो पा रहा? आप बिल्कुल बेहतर प्रश्न है अरुण भाई। देखिए, साहित्यकार हमारे पास पहले भी थे। जब आप पैंथर वाला मूवमेंट देखें ना, तो ढेर सारे लेखक, कवि उस आंदोलन में भी आपको दिखेंगे। लेकिन अभी क्या है ना, हमारे पास हैं तो ढेर सारे, और सोशल मीडिया के आ जाने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को और मजबूत होने के बाद, ढेर सारे लेखकों को हम लोगों ने जाना है, ढेर सारे सामने आए हैं, और ढेर सारे जो रंगकर्मी हैं वो सामने आए हैं। लेकिन ये जो इनका पहचान है, जो इनका वजूद है, वो एक क्लास तक आके टिक जाता है। वो एक क्लास तक आके टिक जाता है जिसे हम दूर गांव में, आप ये कहना चाह रहे हैं इन लोगों की जमीनी शामिलियत में कहीं कुछ कमी रह जा रही है? जमीन तक इनकी पहुंच नहीं है, ना इनके साहित्य की, ना इनके रंगकर्मियों की जो रंगमंच के थ्रू करते हैं, कि आखिरी पायदान तक हम इस चीज को कैसे लेके जाए। अच्छा,
जो दलित यूथ जो आज के दौर में हुए हैं, तो मैं एक चीज देखता हूं कि बहुत से 80% से ज्यादा को कोई मतलब नहीं है दलित आंदोलन से। मैं पढ़े लिखे वर्ग का क्लास की बात कर रहा हूं, उसको मंदिर जाना भले पसंद होगा, उसको कर्मकांड में भले पसंद होगा, रिचुअल्स उसको बहुत पसंद होंगे, और वो उसको पसंद नहीं है सो कॉल्ड, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देख देख के वो और उसमें बढ़ता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि इस मिडिल क्लास के बीच में भी हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा तबका है। इनके बीच भी हमें जाके काम करने की जरूरत है, और हमें ग्रामीण इलाकों तक लास्ट तक पहुंचने की जरूरत है। तब हमें बताना होगा उनके बीच कि हमारा बहुजन नायक कौन है ना, हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या थी, महिला की आजादी क्या है, और सबसे बड़ी बात कि दलित आंदोलन के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो बहुजन आंदोलन है, वो उसके ढेर सारे एक्टिविस्ट और ढेर सारे उसके लीडर्स वो आज भी उसी तरह सोचते हैं जैसे सामंती सोचते हैं कि अरे महिलाओं का क्या रोल है, हम कर लेंगे। तो जब तक हम महिला नेतृत्व नहीं देंगे, बहुजन आंदोलन में कम से कम 40% की भागीदारी महिला नेतृत्व को नहीं देंगे, महिलाओं को लेके नहीं आएंगे, उनके स्वतंत्रता स्वच्छंदता के बारे में नहीं बात करेंगे, तो मुझे लगता है किसी प्रकार का बहुजन आंदोलन कहना या करना बिल्कुल ही नाजायज होगा। मुझे लगता है जब तक डॉक्टर अनूप श्रमिक जैसे नौजवान युवा साथी अपने समाजों की लड़ाई के लिए निरंतर सड़क पे उतर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक मिसाल है, और एक समाज को नए दिशा पे, नई मुकाम तक ले जाने की अपनी जिम्मेदारी में निश्चित तौर पे डॉक्टर अनूप श्रमिक सफल होंगे। इसी एक उम्मीद और अपेक्षा के साथ हम अपनी इस बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर अनूप श्रमिक जी। तो हम चाहते हैं आप अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन को बेहतर ढंग से अपनी भूमिका को निभा करके आगे बढ़ें। जी धन्यवाद।